नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। वो है कि भारत के आज का बैंकिंग सेक्टर का क्या स्थिति है। किसी भी देश में जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे उस पे बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए हम भारत के बैंकिंग सेक्टर के बारे में टोटल डिटेल से समझते हैं। अभी ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत के जो सरकारी बैंक में काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारी जो है वो प्रोटेस्ट पे उतर गए थे। उनका ये कहना था कि भारत सरकार जो एक अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है जिसके द्वारा कि वो 2 सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रही है, इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्योंकि उनका कहना था कि जैसे ही भारत सरकार अपना स्टेक बेच देगी, या तो पूरा स्टेक बेचेगी, नहीं तो अपना 50% से जैसे ही उस बैंक में अपना स्टेक कम करेगी तो उनके नौकरी पे खतरा हो जाएगा। तो इसके कारण जो है 10 लाख से अधिक बैंकर्स जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने हड़ताल किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान करा है। तो आइए थोड़ा इस बैंकिंग के सिस्टम को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला वैसा बैंक था जिसको कि नेशनलाइज किया गया था, मतलब जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1969 में तब की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय ये बात आम थी कि ये जो बैंक थे, जो प्राइवेट बैंक थे, वो छोटे लोगों को लोन नहीं देते थे, या जो गरीब आदमी है या मजदूर है, किसान, उसको नहीं। बड़े बड़े जो व्यापारी थे सिर्फ उसको लोन दिया करते थे। और इसी कारण कहना था कि मतलब ये आम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए 1969 में इंदिरा जी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। 1980 में मुरारजी भाई देसाई ने भी 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। अब जो बात है कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का, तो भारत सरकार ये कह रही है कि हम सरकारी बैंकों की संख्या कम करना चाहते हैं। मोदी सरकार के आने से पहले सरकारी बैंक की संख्या 28 थी, जो अब घट के 12 रह गई है। इनका कहना है कि अब हम 12 से भी कम करेंगे। मोदी सरकार ये बात कहती है कि हम इसको इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, या प्राइवेट बैंक में जो है काम बहुत तेज़ी से होता है, सरकारी बैंक में काम तेज़ी से नहीं होता। इसके उलट जो प्राइवेट बैंक के लोग हैं, प्राइवेट बैंक का ये कहना है कि जब अगर सरकारी बैंक के लोग का ये कहना है कि जब अगर प्राइवेट बैंक इतना ही इफिशियंट था तो फिर यस बैंक क्यों डूब गया, लक्ष्मी विलास बैंक में इस तरह का जो स्कैम है वो क्यों सामने आया, आईसीआईसीआई बैंक में जो बैंक फ्रॉड का जो केस था वो क्यों आया। उसके बाद जो अभी सरकारी बैंक का जो एक ग्रुप है एआईबीओसी, ऑल इंडिया बैंकर्स ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, एआईबीओसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक शानदार डेटा प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2007 साल में जो टोटल भारत का एनपीए हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 25 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। 25 लाख करोड़, आप समझिए भारत का जो टोटल जीडीपी है वो 140 लाख करोड़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसमें से 19 लाख करोड़ जो है लगभग वो सरकारी बैंकों का मीन्स वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बोलते हैं कि वो लोन जो भारत सरकार जो बैंक किसी को देती है उसका 90 दिन के बाद उसके पास कोई अता पता नहीं रहता है कि वो इंटरेस्ट चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, या मीन्स जो बैंक से उसने पैसा लिया वो भी उसने चुकाया कि नहीं चुकाया। अगर बैंक को ये चीज़ नहीं पता है तो वो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक को 8 लाख करोड़ का राइट ऑफ करना पड़ा है। अगर वो सरकारी बैंक के लोगों ने कहा कि अगर उन्हें इतना राइट ऑफ नहीं करना पड़ता तो उनका प्रॉफिट और दिखता है। बैंक का राइट ऑफ करने का मतलब यही होता है कि उनको अपने प्रॉफिट से वो पैसे घटाने पड़े, और भारत सरकार लगभग 4.5 लाख करोड़ पैसा रिकवर कर पाई है। अभी अभी दैनिक भास्कर में एक डेटा छपा था जिसका मतलब कि भारत में 98 लोगों के पास या 98 परिवार के पास उतना संपत्ति है जितना कि 55.5 करोड़ लोगों के पास संपत्ति है। आप इसे समझिए। बैंकिंग पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई आम आदमी पैसा लेता है या आम आदमी कोई पैसा लेके नहीं चुका पा रहा है, उसको जलील किया जाता है। बैंक वाले उसको फोन करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, जबकि इतने बड़े बड़े व्यापारी इतना इतना पैसा लेके देश को चूना लगा जाते हैं। कोई भाग जाता है, कोई किसी भी तरीके से बच जाता है। भारत सरकार ने एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया था जिसके तहत अगर किसी आदमी ने बहुत पैसा लिया है, अगर वो नहीं चुका रहा है तो उसको एक हेयर कट दिया जाएगा। हेयर कट का मतलब आप सिंपल समझिए कि उस व्यापारी को अगर उसने 100 रुपया का लोन लिया है तो उसको 100 रुपया में 85 से लेकर 95 रुपया तक माफ कर दिया गया। उसको कहा गया कि चलो तुम 5 रुपया ही दे दो और इस तरीके से मामला को सेटलमेंट करो। लेकिन यह मामला अब धीरे धीरे बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जब आया था कि सरकारी बैंक को बेचना है, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, तब भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसका खुला विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत के सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथ में बेचा गया तो ये एक बहुत ही विनाशकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास कोई एक
स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं है, एक कोई सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आरबीआई देख सके कि वो जो व्यापारी है वो बैंक से कितना पैसा ले रहा है। वो कोई ना कोई बहाना लगा के वो व्यापारी उस बैंक से पैसा लेगा, उस बैंक को वो खोखला कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको सरकारी बैंक को ठीक ही करना है तो आप बाहर से प्रोफेशनल को लाइए, बाहर से प्रोफेशनल को ला के बोलिए कि तुम इस बैंक को देखो कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं उसको हायर एंड फायर करने का आप ये ऑथोरिटी दीजिए। तो कहने का मतलब आप जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सुधारिए, उसको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में मत बेचिए। ये एक माने सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो भारत के एक और आरबीआई गवर्नर है जिनका नाम उर्जित पटेल है, जो 2016 में भारत के गवर्नर बने और 2018 में जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपनी किताब ओवरड्राफ्ट में एक बात लिखा, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि साल 2018 के मई तक अरुण जेटली, जो कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये दोनों एक पन्ने पे थे। मतलब कहने का मतलब इन दोनों का व्यू था कि ये लोग बड़े व्यापारी को फोर्स करेंगे कि तुम जो इतना पैसा लिया है, अभी तो ये 7 साल में बढ़कर 25 लाख करोड़ हो गया है से ऊपर, तुम जो इतना पैसा लिया है तुम उसका पैसा चुकाओ, वरना इससे नहीं करने से देश का जो है बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी अपनी किताब में लिखा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए एक ऐसा चीज है जिसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने उस पर लिखा, उन्होंने कहा कि 2018 के अप्रैल के बाद से अरुण जेटली का रुख पूरा बदल गया। बाद में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो इस बात को कहते हैं कि चूंकि 2019 में चुनाव आने वाला था तो मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी वो बड़े व्यापारियों को परेशान करे या उनसे कहे कि तुम अपना लोन चुकाओ, और इसी का फायदा उठाकर उन व्यापारियों ने लोन नहीं चुकाया और केवल इस 7 साल में 4,48,000 करोड़ का हम उनसे रिकवर कर सके। जबकि 2017 में भारत सरकार ने खुद एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके थ्रू आरबीआई को और अधिक पावर दिया गया था कि वो जो जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको ये कर सके, फोर्स कर सके कि वो अपना पैसा चुकाए। तो इसी बात पे मतलब है कि जो आरबीआई के गवर्नर्स हैं या जो इस बैंकिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं सब तरह का चीज कीजिए। प्राइवेटाइजेशन को देखिए, प्राइवेटाइजेशन कैसे किस हद तक किया जा सकता है, लेकिन बैंकिंग के सेक्टर में जो है प्राइवेटाइजेशन करने का जरूरत नहीं है। तो ये है बेसिक मैंने जो अमूल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर आप पसंद किए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।